नमस्कार। सीईसी लाइव लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है सूचना का अधिकार। आज की इस चर्चा में मैं सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, विभिन्न देशों में किस प्रकार से इसे अपनाया गया है, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण का अगर हम कहें कारक हैं या उपलब्ध इसकी जो महत्ता है उसके बारे में, और किस प्रकार से इस अधिकार को और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या अभिप्राय है। सूचना का अधिकार से अभिप्राय है जहां पर नागरिकों को सरकार के कार्यों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में, कामकाज के बारे में, उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में जब जानने का अधिकार प्राप्त होता है तो उसको हम सूचना का अधिकार के तहत लेते हैं। अर्थात जहां पर नागरिक अपने सरकारों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं तो उसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, इसको जो डिफाइन किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उस संदर्भों में यदि हम देखें तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है और राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है, इसे जो पब्लिक बॉडीज हैं उनके तहत इसे परिभाषित किया गया है। और इस सूचना के अधिकार को जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके तहत उसका एक भाग माना गया है, जिसे जो यूएन जनरल असेंबली है जिसने इसे 1946 में स्वीकार किया गया था। और उसी के साथ साथ जो आर्टिकल 19 है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके तहत जो 1948 है उसमें जो व्यवस्था की गई है, उसमें जो कहा गया है वह है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। ये जो डिक्लेरेशन कहता है उसका मानना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका ये अधिकार है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का एंड एक्सप्रेशन का। और दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of content। अर्थात जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसका जो 19th आर्टिकल है वो कहता है इसके तहत जो इंफॉर्मेशन है, सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट, इनको यहाँ पर यह सुनिश्चित करता है और इसी को यह जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके तहत उसका यह भाग स्वीकार करता है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर हम यदि देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और समय समय पर विभिन्न देशों के द्वारा भी सूचना के अधिकार को अगर हम कहें मान्यता मिलती रही है और विभिन्न देशों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता रहा है। वैश्विक स्तर पर स्वीडन पहला ऐसा देश था जिसने कि 18th सेंचुरी में, बहुत पहले 1766 में इसको स्वीकार किया था। अर्थात इसके लिए कानून बनाया था कि किस प्रकार से जो व्यवस्था है, शासन है, उसको प्रभावी बनाने के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया था। उसके पश्चात यदि हम देखें तो बहुत सारे देशों के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। यूएसए में 1966 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, यूके में 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, साउथ अफ्रीका 2000 में प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट, न्यूजीलैंड में 1982 ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट, पाकिस्तान में 2013 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में इसे 2005 में जो पारित किया गया था, लागू किया गया था, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को ही, उसे में ये राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर हम देखें तो विभिन्न देशों में नाम में जो है सूचना का अधिकार उसको विभिन्न टाइटल के तहत स्वीकार किया गया है, लागू किया गया है, लेकिन उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह यही है कि सूचनाएं किस प्रकार से नागरिकों को उपलब्ध कराई जाए
उनका यह अधिकार सुनिश्चित किया जाए कि वह सूचनाओं को प्राप्त कर सकें और उनके द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उनका किस प्रकार से वह उससे सशक्त होंगे और किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो मजबूत होगी, इसमें इस बात पर बल दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों है? अगर स्वीडन की हम बात करें तो 18th सेंचुरी में इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया था और वैधानिक रूप दिया गया था। लेकिन अगर हम उसके पश्चात का समय देखें तो वहां पर 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में, अगर 50s के बाद की हम बात करें तो बहुत अधिक देशों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। तो एक जो उसका कारण है वह है वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्थाएं उभर कर आई थी, उसमें एक वो व्यवस्थाएं थी जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। दूसरी वो व्यवस्थाएं थी जो बंधुत्व व्यवस्थाएं, जिन्हें हम कह सकते हैं या गैर लोकतांत्रिक हैं या साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं जो बंध व्यवस्था के तहत कार्य करती हैं। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं रही जो कि खुलेपन में विश्वास करती हैं और उन खुलेपन की जो विशेषताएं हैं उनको न केवल स्वीकार करती हैं बल्कि उनको व्यवस्था में भी समाहित करती हैं, जिसके तहत नागरिकों को जहां पर सुविधाएं, स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई जाती हैं और उनका प्रयोग करने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो उन देशों की यदि हम बात करें तो वहां पर जहां पर फिनलैंड ने 1951 में इसको स्वीकार कर लिया था, यूएसए ने 1966 में, नॉर्वे ने 1970 में और उसके पश्चात बहुत सारे देशों के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन को विभिन्न नामों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और अगर हम 90s के आसपास का दौर देखें कि जहां पर सदशासन की जो अवधारणा है, सुशासन की जो अवधारणा है, वह जिसको कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, विकसित देशों के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था और जो उसकी विशेषताएं हैं, जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस ओरिएंटेशन है, जहां पर इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस है। तो ये जो विशेषताएं लोक शुद्ध शासन की हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यवहारिक रूप में उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, व्यवस्था में लागू किया जाए, तो उसके तहत इस बात पर बल दिया जाने लगा था कि व्यवस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जिससे कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वह बेहतर तरीके से कार्य कर सके और उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके ऊपर बल दिया जाने लगा था। तो यही वह समय है जब बहुत सारे देशों के द्वारा इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया था और जब भारत ने 2005 में इस व्यवस्था को स्वीकार किया था या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने यहाँ पर पारित हुआ था, तो उससे पूर्व वैश्विक स्तर पर लगभग 50 देशों के द्वारा इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया था। और यह व्यवस्था राइट टू इंफॉर्मेशन का जो प्रावधान है, ये बहुत सारे देशों में बहुत सफलतापूर्वक कार्य करता है। उसकी जो प्रत्यक्ष लाभ है वो भी उन देशों में देखे जा रहे थे। उसी का परिणाम था कि उसके पश्चात धीरे धीरे देशों में इसे अब बहुत सारे देशों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अगर इसकी आवश्यकता की हम बात करें कि क्यों आवश्यकता है या इसका महत्व क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन अगर नागरिकों को मिला हुआ है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी सरकार के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में, कार्यों के बारे में, निर्णय निर्माण किस प्रकार से किए जा रहे हैं, उनके बारे में जान सके। तो उसकी आवश्यकता क्या है, क्या उसका महत्व है कि अगर नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज है कि चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको जो राइट लोगों का क्वेश्चन पूछने का अधिकार है वह नागरिकों को प्रदान करता है, अर्थात यह अधिकार नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वह सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन चीजों के बारे में जान सकते हैं जो सरकार के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। क्योंकि नागरिक होने के नाते जहां वो सरकार को टैक्स देते हैं तो उसी के साथ साथ वो ये भी अपेक्षा रखते हैं कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाएं नागरिकों तक उनको भी जानकारी होनी चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसे अधिकतर देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है, अपनाया जा रहा है और यह व्यवस्था बहुत सफलतापूर्वक उन देशों में कार्य कर रही है। तो यह सूचना का अधिकार उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जहां मजबूत करता है, सबल बनाता है, समृद्धि प्रदान करता है। इसी के साथ साथ इस व्यवस्था के तहत लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, सहभागिता सुनिश्चित होती है और जो नागरिक हैं उन वह व्यवस्था में प्रतिभाग करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह सूचना के अधिकार के तहत मजबूती प्राप्त होती है। जो सूचनाओं का फ्लो है, वह सूचनाओं का जो फ्लो है यह उसको सुनिश्चित करता है, अर्थात जो सूचनाएं हैं वह जनता से जनता तक कैसे पहुंचे, उस अधिकार के तहत क्या व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके तहत जनता को वह वे सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अर्थात यह फ्री फ्लो और इंफॉर्मेशन को सुनिश्चित करता है। जहां पर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोगों और सरकार के बीच में एक हम कहें पास में रहती है और जो एक गैप होता है यह उसको दूर करता है। जो गैप है सरकार और जनता के बीच में उसे भरने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जनता प्रशासनिक व्यवस्था में जहां अपनी भूमिका निभाती है तो वहीं पर सरकार की जो सूचनाएं हैं वो भी जनता तक पहुंचती हैं। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वह कम होती है और नागरिकों की जो सहभागिता है वह भी सुनिश्चित होती है। पार्टिसिपेशन जो सदशासन की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसको यह पूरा करने का एक साधन है, क्योंकि अगर सदशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर सुशासन के को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है, धरातल पे उतारना है, तो उसके लिए है कि नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए और यह सहभागिता जहां पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में है वहीं पर उसके साथ साथ निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो निर्णय जनता की सहभागिता के साथ जिन्हें लागू किया जाता है, जिनका क्रियान्वयन किया जाता है, तो उनके परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होते हैं। तो उन संदर्भों में जो नागरिकों की सहभागिता है प्रशासन में यह उसको बढ़ाता है और क्योंकि लोग जागरूक होते हैं ना, लोग सशक्त होते हैं, वो उन अधिकारों के बारे में सूचनाओं से वो एम्पावर्ड होते हैं। इसलिए जब उसके तहत एम्पावर्ड सिटीजन होने के नाते उनकी सहभागिता होती है तो उनकी वो सहभागिता नाम मात्र की ना होकर वो प्रभावी सहभागिता होती है जो प्रशासन को मजबूती प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यह उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आत्मा है उससे मैच करता है, अर्थात जो हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसकी समृद्धि की बात कर रहे हैं, उसकी सशक्तता की बात कर रहे हैं, तो यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो आत्मा है उससे मैच करता है, उससे उसका तारतम्य बैठता है। तो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है, सहभागिता में वृद्धि करनी है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो व्यवस्था है, सूचना का अधिकार है, अगर उसे लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होती है। ट्रांसपेरेंसी की जब बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी जो सदशासन का एक प्रमुख आधार है, स्तंभ है, और किसी भी प्रकार की जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वहां पर यदि ट्रांसपेरेंसी है तो निश्चित रूप से वो न केवल करप्शन को रोकती है, ना केवल वो करप्शन को रोकती है बल्कि उसके साथ साथ जो व्यवस्था है उसको भी वो प्रभावी बनाती है, क्योंकि जब चीजों में ओपन है, ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है, लोग देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उन्हें जानने का अधिकार है, उनकी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है, तो यह अधिकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था पर ये दबाव बनाए रहता है कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो लोगों की जानकारी में होगा, वहां तक उनकी पहुंच है, वो उसे देख रहे हैं,
और इसलिए ये जो व्यवस्था है जहां पर पारदर्शिता लाती है, ये प्रशासन को भी प्रभावी बनाती है, क्योंकि प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता होती है, और जहां पर ट्रांसपेरेंसी है तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी को भी ये बढ़ाती है, क्योंकि जो उत्तरदायित्वता है वो उत्तरदायित्व अगर प्रशासन के लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों की और कर्मचारियों की उत्तरदायित्वता सुनिश्चित हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव करती है। और ये क्वालिटी कब इंप्रूव करती है? जब नागरिकों के पास में सूचना का प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये जो दोनों को साथ लेकर आती है, प्रोवाइडर को एंड रेसिपिएंट को, जो पब्लिक सर्विस के प्रोवाइडर है, रेसिपिएंट है, उनको जब ये साथ लेकर आती है तो साथ लाने के तहत जहां उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो वहीं पर उत्तरदायित्वता भी बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्वता ये सूचना के अधिकार के तहत उसमें वृद्धि की जाती है और ये उसको मजबूती प्रदान करते हैं। जो नागरिक हैं वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को अधिकार प्राप्त होता है सूचनाओं को प्राप्त करने का, सरकार के बारे में जानने का, सरकार के जो गतिविधियां हैं उनके बारे में, निर्णय निर्माण के बारे में, तो निश्चित रूप से नागरिक जब निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो यह न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है बल्कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी और प्रभावी करता है। और जब ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया जो है उसमें जनता की सहभागिता होती है, उसकी भूमिका रहती है, तो वह और भी और मजबूत हो जाती है। हम जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके तहत जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका उत्तरदायी होता है कि वह कानून बनाए, नियमों का निर्माण करें, लागू करें, और उसी के साथ साथ जो जनता है अगर उसकी भी सहभागिता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित हो जाती है तो निश्चित रूप से जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है वो अधिक लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक बनाने का जो आधार है कि सभी स्टेक होल्डर्स की सहभागिता निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हो, तो वो यूजर के रूप में अगर हम कहें, वो क्लाइंट के रूप में कहें, कस्टमर के रूप में कहें, कि जो सिटीजन्स हैं उनकी जो इस निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता है वो उस व्यवस्था को मजबूत करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है, और सूचना का जो अधिकार है ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो जो सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार के तहत जो नागरिक है वो सशक्त होता है, वो एम्पावर्ड होता है। और अगर नागरिक सशक्त हैं, नागरिक एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड इन द सेंस दैट दे हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, they have the information about the government, what's going on within the system, अगर वो ये सब अधिकार रखते हैं, उन्हें जानने का अधिकार है, तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो प्रभावी होगी, क्योंकि जो नागरिक है जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जानने का अधिकार है, तो जब वह उसका प्रयोग करते हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो उन अधिकारों के प्रयोग के तहत उस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो सूचना का अधिकार है यह चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था है या दूसरी व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं चूंकि ये खुलेपन में विश्वास करती हैं, ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती हैं, इनके आधार स्तंभ है, इसलिए इनमें ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यह उसे मजबूती प्रदान करती हैं। तो इसलिए जो ये व्यवस्थाएं हैं उनमें इसको स्पष्ट रूप से उसकी भूमिका को, उसका कंट्रीब्यूशन को और उसके महत्व को स्वीकार किया जा सकता है कि जो सूचना का अधिकार है किस प्रकार से वह उन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाता है, संबल प्रदान करता है, नागरिकों को सशक्त करता है, नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको मजबूत बनाता है, जो मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं उन्हें उन मौलिक अधिकार में और उन चीजों को जोड़ता है। तो इस प्रकार से जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इसका जो एक प्रश्न है कि सूचना का अधिकार है उसे प्रभावी रूप से कैसे लागू किया जाए, क्योंकि केवल सूचना का अधिकार
को पारित कर देना या उसका प्रावधान कर लेना ही अपने आप में उपलब्धि नहीं है, बल्कि किस प्रकार से उसको व्यवहारिक रूप में लागू किया जाए, नागरिक उस अधिकार का कैसे अधिक से अधिक उपयोग करे, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। तो क्रियान्वयन के लिए ये जरूरी है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, अर्थात जो एक मैकेनिज्म है वो तैयार किया जाए सरकारों के द्वारा, वो इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएं जिनके तहत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हो, उनमें क्लैरिटी हो, उन प्रावधानों में डिटेल हो, उनका स्पष्ट विवरण दिया गया हो, उसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन एक प्रक्रिया के तहत ही किए जाए, और जब परिवर्तन किए जाए तो नागरिकों की सहमति, नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उस मैकेनिज्म के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को इंश्योर किया जा सकता है या उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूशंस तैयार किए जाएं। यहाँ पर जो इस मैकेनिज्म को लागू करने वाली मशीनरी है वो मशीनरी भी इस तरीके की हो जहां पर जो स्टाफ है और वो स्टाफ न केवल इन प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षित होने चाहिए, वो उसमें दक्ष भी होने चाहिए कि जो सूचनाएं मांगी गई हैं उन सूचनाओं को उस समय सीमा के अंतर्गत और सही सूचनाएं वहां पर उनको जनता, जो नागरिक हैं जिनके द्वारा मांगी गई हैं, उनको उपलब्ध कराए जाए। वहां पर टाइम बाउंड फ्रेमवर्क होना चाहिए, वहां पर जो सूचनाएं हैं जो मांगी है वो उपलब्ध कराई जाए, उनमें जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके क्या ऑब्लिगेशंस है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं, किस प्रकार से वे सूचनाओं को उपलब्ध कराएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से व्यवस्था होगी सूचनाओं को मांगने का, क्या प्रावधान रहेगा, मांगने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को पार करना होगा, और अगर कोई फी है, कोई चार्जेस है उसके लिए रखी गई है तो उसका भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। हाँ, ये भी सुनिश्चित रहना चाहिए कि वो प्रावधान इस तरीके के हो जो आम आदमी की पहुंच तक हो, अर्थात समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो हाशिए पर है, किन्हीं कारणों से वह मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, वो भी उससे लाभान्वित हो सके, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं जहां पर सभी को वो सूचना उपलब्ध कराई जाए। यह भी सुनिश्चित रहना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके। इसी के साथ जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी समय समय पर की जाती रहनी चाहिए, जिससे कि जो सूचनाएं जो लोगों तक पहुंचानी है, लोग उससे लाभान्वित हो सकें, उसके तहत वो उसका लाभ उठा सकें, और लोग अगर जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से इस सूचना के अधिकार का जो प्रयोग उनके द्वारा किया जाएगा, उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो परिणाम निकल कर आएंगे वो निश्चित रूप से बेहतर होंगे। जहां पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है सूचना के अधिकार को प्रभावी करने के लिए, तो वहां मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भों में महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से वह समाज में जो नागरिक हैं उनको जागरूक करे, और उनको जागरूक करने के साथ साथ जो प्रावधान किए गए हैं उनको जनता के बीच में पॉपुलर बनाया जाए, जनता को भी समय समय पर अपने अधिकारों के प्रति जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएं उनसे लाभान्वित होना चाहिए, और जो सरकार और जनता के बीच की दूरी है उसे कम करते हुए निश्चित रूप से इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे कि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके, क्योंकि जब ये प्रभावी तरीके से लागू होंगे तो निश्चित रूप से जो सूचना के अधिकार के तहत जो लक्ष्य रखा गया है, जो उसका महत्व है, जो उसका सारगर्भिता है, उसको तभी स्वीकार या प्राप्त किया जा सकता है जब उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी प्रावधान की अगर हम कहें उसका जो महत्व है वो इसी बात पर निर्भर करता है तो किस प्रकार से उसे कितने प्रभावी तरीके से उसे लागू किया गया है। तो इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार है,
नागरिकों को सशक्त करता है, उनके अधिकारों को में जो सूचना का अधिकार है उसको सुनिश्चित करता है। नागरिकों को किस प्रकार से वह उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, सूचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी रख सकते हैं और इसके तहत वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं, इसको सूचना के अधिकार के तहत उसे हम कहें अपनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।